अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सकें। Please comment if you can listen to me so we can start. अच्छा जी, बात कर रहा हूँ मैं वर्डप्रेस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। वो कॉमर्स कवर कर ली एंड वो कॉमर्स कस्टमाइजेशन कवर कर ली। लेटर ऑन हम लोग वो कॉमर्स टेम्पलेट्स के बाद ऑर्डर से सेक्शन पे चले गए कि ऑर्डर्स में अगर हमें कोई कस्टमाइजेशन है, जिस तरह से प्रोसेसिंग और डिफरेंट स्टेटस की ईमेल्स टेम्पलेट मैंने आपके साथ शेयर किए। देन वी फाइंड आउट व्हिच हुक इज वर्किंग टू डिस्प्ले दैट orders table on shopping cart. Then we customized that table. After that we customized emails table और ईमेल टेम्पलेट को कस्टमाइज किया। फिर हमने एक पीडीएफ क्रिएट की और उस पीडीएफ के थ्रू हम लोगों ने ऑर्डर की जो डिटेल थी उसकी एक पीडीएफ जनरेट की ताकि उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में डब्ल्यूपी कॉन्टैक्ट के अपलोड्स या पीडीएफ के फोल्डर्स में रख सकें एंड लेटर ऑन वी कैन सेंड इट थ्रू द ईमेल। सो दिस वाज ऑल वी अचीव्ड एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अगर आप लोगों ने साथ साथ इस सब पे काम कर लिया है तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वर्डप्रेस वर्क्स। अब एक चीज मैंने आपसे बोला था कि जो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग वर्डप्रेस को मूव करने के बाद सीखें, दैट वाज जावास्क्रिप्ट jQuery एंड प्लगइन डेवलपमेंट। क्योंकि वर्डप्रेस में हमारा सिर्फ प्लगइन डेवलपमेंट के बारे में पोर्शन रहता है कि व्हाट इज बेसिकली a plugin and how we can start a plugin from scratch and how to manipulate front end using a programming language like JavaScript. So पहले JavaScript पे बात करते हैं। काफी सारे लोगों को ऑलरेडी JavaScript का आइडिया होगा, so I'll give a touch on how to pick elements from the DOM and how to manipulate them using JavaScript and jQuery, and later on we'll move to WordPress plugins. Okay, so let me open a website like this website is। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का आप लोगों को पता है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि फ्रंट एंड के ऊपर आपको मुकम्मल फैसिलिटी देती है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकें। यानी आप इवेंट जो है उनको कॉल करवाना चाहते हैं और यू डू नॉट वांट इट टू बी प्रोसेस्ड थ्रू अपाची और बैकएंड। सो फ्रंट एंड से अगर आपको एनिमेशंस करनी है, अगर आपको क्लिक पे कोई बिहेवियर चेंज करना है, अगर आपको लेट सपोज कहीं पॉपअप को डिस्प्ले करवाना है आफ्टर सम टाइम, आपको कोई एक स्पेसिफिक टास्क आफ्टर सम टाइम रिपीट करवाना है, और तो आपको कोई टाइमर चलाना है तो यू नीड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारी पावर है। इट इज बेसिकली ब्राउजर बिल्ट इन लैंग्वेज। जैसे आपके ब्राउजर के अंदर जहाँ जिस पोर्शन में हम लोग नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं दैट इज कंसोल। ठीक है, वैसे तो जावास्क्रिप्ट की आप एक्सटर्नल फाइल बना के एज अ स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं अपने पेज के अंदर, लेकिन अगर हम ट्राई आउट करना चाहें कोड को तो कंसोल इज द बेस्ट पार्ट जहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से ओपन कर दूँ W3 स्कूल से, तो विल हैव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देयर। JavaScript is a programming language of HTML and web. It's easy to learn और एग्जांपल्स हैं इसकी कुछ। To program the behavior of web pages, you use JavaScript. That's okay. Learning speed in this tutorial, learning speed is your choice. Everything is your choice. तो नेक्स्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The base contains some example of what JavaScript do. One of many JavaScript HTML methods is get element by ID.
एग्जाम्पल यूजेस द मेथड टू फाइंड एन एलिमेंट विद द आईडी डेमो चेंजेस द कंटेंट। ठीक है, जैसे आप इस बल्ब को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, अच्छी एग्जांपल यहाँ पर दी है, तो क्लिक करेंगे टर्न ऑन द लाइट और क्लिक करेंगे टर्न ऑफ द लाइट। सो ये बिहेवियर अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं, इसमें आपका पेज लोड नहीं हो रहा, लेकिन आपके क्लाइंट साइड पर आप किसी भी बटन में क्लिक करें तो दैट इज कॉलिंग सम इवेंट जो कि पेज के एलिमेंट्स को चेंज कर रहा है। सो दिस इज द पावर दैट जावास्क्रिप्ट गिव्स टू द प्रोग्रामर एंड वेब पेज। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके सारे कंसेप्ट वैसे ही हैं जैसे आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको एक कीवर्ड चाहिए। ठीक है, कीवर्ड चाहिए VAR का। VAR आगे आप डिफाइन कर देंगे वेरिएबल का नाम इज इक्वल आगे उसकी वैल्यू। ये जो इनिशियलाइजेशन है ये ऐसी है जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है, जैसे C++ में है, ये जैसे PHP के अंदर है, इट इज सिमिलर। ठीक है, बाकी सारे कंसेप्ट तकरीबन सिमिलर हैं। सिर्फ एक हमारा थोड़ा सा पोर्शन जो वेब पेज के रिलेटेड है, दैट इज डॉम मैनिपुलेशन। जो हमें इस वक्त पूरे का पूरा हमारा ये पेज नजर आ रहा है, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका एक होता है प्री स्ट्रक्चर, एक होता है पूरे पेज के एलिमेंट्स का। तो उसके अंदर हमें किसी एलिमेंट को कैसे पिक करना है, उसको चेंज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। वो हमारा कवर होता है डॉम मैनिपुलेशन के अंदर, ये पोर्शन। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड एंड लेटर ऑन विल मूव टू जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन। अच्छा जी, इस पेज के ऊपर थे हम। जावास्क्रिप्ट पे मैं कुछ कोड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू रखवा लूँ और उसके बाद लेटर ऑन उसको मैं प्रिंट करवा लूँ। सो VAR विद दैट विल क्रिएट अ वेरिएबल। ठीक है, कंसोल को मैंने थोड़ा सा आपके लिए मैग्नीफाई कर दिया। सो VAR x इज इक्वल टू 9। ठीक है, VAR x इज इक्वल टू 9, x लिखूंगा तो x will give me 9। अब x के अंदर वैल्यू 9 है। ठीक है, जैसे आपके C++ के अंदर स्ट्रिक्टली बाउंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, आपको डाटा टाइप बतानी पड़ती थी, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको डाटा टाइप यहाँ पर डिफाइन नहीं करनी पड़ रही। अब जिस तरह का भी वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको VAR का कीवर्ड लिखना है। अगर आप x के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं किसी स्ट्रिंग की, तो आप डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग स्टोर करवाओ। ठीक है, x लिखूंगा तो ABC। अगेन वेरिएबल्स हैं, आप इनकी वैल्यू प्रोग्राम में कहीं भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल x इज इक्वल टू, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रखना चाह रहा हूँ 9.0, x लिखूंगा, यहाँ मुझे ये 9 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स डेसिमल पार्ट को उसने इग्नोर कर दिया। अगर मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 9.9, मुझे 9.9 मिल रहा है। सो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर आप 9.9 लिख रहे हैं तो आपको फ्लोटिंग 9.9 वो देगा। सो ये तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल बेसिक है, जिस तरह आपके C++ के अंदर आप लोगों ने पढ़े थे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन से आगे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं और इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूप्स आ जाते हैं। सो दोज आर ऑल सिमिलर लाइक इन एनी अदर लैंग्वेज। जैसे मैं एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे फंक्शन का कीवर्ड लिखना है। फंक्शन, फंक्शन है सम का, और सम का फंक्शन क्या करेगा, दो वेरिएबल्स लेगा x और y, और उनकी वैल्यू को सम करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ रिटर्न x प्लस वाई। अब ये फंक्शन सम मैंने एंटर किया तो इस सिस्टम के पास हमारे इस टाइम वेब पेज के अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है। आप इसको जब मर्जी कॉल करें और सम को दो वैल्यूज पास कर दें, रिटर्न में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू। So sum13 gives us 4, sum 10, 9 gives us 19। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई का फंक्शन बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको दो वेरिएबल्स देता हूँ एक्स वाई, और डेफिनेशन के अंदर मैं रिटर्न में एक्स स्टैरिक वाई दे देता हूँ। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके सेट करते हैं। सो मल्टीप्लाई का फंक्शन अगर 3 इंटू 9 करते हैं सो विल गेट 27। सो ये जिस तरह हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी आप फंक्शन क्रिएट करते हैं और आप इन स्क्रिप्ट्स को अपने पेज की बॉडी में ऐड करके अपनी मर्जी का जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहे करवा सकते हैं। अब बात ये है कि व्हाई डू वी नीड जावास्क्रिप्ट, जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, जब हम लोग PHP से सारा काम कर रहे हैं, देन व्हाई डू वी नीड जावास्क्रिप्ट।
व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ हैविंग जावास्क्रिप्ट? जब आपको समटाइम्स क्लाइंट साइड पे डाटा स्टोरेज चाहिए, आपको डाटा का पूल चाहिए, और आप उस डाटा को एट सम पॉइंट फिल्टर करना चाह रहे हैं, या आप क्लाइंट साइड के ऊपर कैलकुलेशन चाह रहे हैं, या आप इंटरेक्टिव फॉर्म्स बनाना चाह रहे हैं, आपको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सके, सम कर सके, एवरेज फाइंड आउट कर सके। और आपको ये काम भी करवाना है क्लाइंट साइड के ऊपर, ताकि जो पेज की स्टेट है वो मैनेज रहे, मतलब यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो खराब ना हो, यूजर एक्सपीरियंस बेटर है। आप एक पेज पे खड़े खड़े ही अपने, जैसे आपने कैलकुलेटर की ऐप देखी होगी, वेब पेज के ऊपर लोग कैलकुलेटर बताते हैं। कैलकुलेटर का मकसद क्या है कि वो जो भी उस पर कैलकुलेशन करेंगे नंबर्स की, आपको उसका रिस्पॉन्स देगा ऑन पेज। ठीक है। या आप जिस तरह बुकिंग फॉर्म्स की मैं आपसे बात करता हूँ, समटाइम आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसमें आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे टी शर्ट डिज़ाइन की कोई ऐप है, वेबसाइट है, तो उसमें आप टी शर्ट का कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उस टी शर्ट का फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उस टी शर्ट का जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर रहे हैं, उनका कलर चेंज कर रहे हैं। अब ये सारे काम जो आप क्लाइंट साइड से कर रहे हैं ड्रैगन टूल्स के थ्रू, ये सारे जावास्क्रिप्ट से हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आप जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपको पेज का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको मैनिपुलेट करें, बार बार उसके एलिमेंट्स को चेंज करें, कभी स्टाइल को चेंज करें, कलर को चेंज करें, फॉन्ट साइज को चेंज करें। ठीक है। कभी कोई एलिमेंट ऐड करें, कोई एलिमेंट डिलीट करें। सो ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली JS बिहाइंड ऑफ दैट, एंड आपका जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो मैनिपुलेट हो रहा है। सो वी नीड सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड, और उसके बाद हम उसको मैनिपुलेशन उसकी डॉम में करेंगे, एंड वी सी के हम अपने पेज के अंदर क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करूं, और लेट्स गो टू आवर पेज, सम अदर पेज। किस पेज के ऊपर जाएं? हम होम पे जाते हैं, और या जो पेज हमने क्रिएट किया है जिसका हमारे कोड भी अवेलेबल है, कौन सा पेज है? कस्टम कार्ड का पेज हमारे पास अवेलेबल है, उसका टेम्पलेट भी हमने बनाया हुआ है, और पेज भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। इस पेज के ऊपर लेट्स सपोज हम कोड करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। सो व्हाट वी नीड टू डू, आप किसी भी पेज पे कोड करना चाहें तो आपके पास कौन सा पोर्शन है वर्डप्रेस के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने का? आपका जो कोड, जो आपका थीम है, थीम के अंदर आपके पास, आपको पता है कि हेडर और फुटर की फाइल अवेलेबल है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का कोड आप कहाँ कर सकते हैं? हेडर में कर सकते हैं और फुटर में कर सकते हैं। फुटर में बॉडी से पहले आप स्क्रिप्ट का टैग लगा लें, और हेडर में आप हेड के अंदर ही स्क्रिप्ट का टैग लगा के अपना कोड कर सकते हैं। ठीक है। ये दो प्लेसेस आपके पास ग्लोबल प्लेसेस हैं जो कि सारे पेजेस पे आपके पास काम करेंगी। ठीक। तो फुटर का सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ चाइल्ड थीम में जाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू फाइल, एंड वी नेम इट एज फुटर डॉट PHP। एंड इसमें ये फुटर का कोड कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें बॉडी एंड हो रही है। ठीक है। तो वैसे तो वर्डप्रेस का जो अपना एक बिल्ट इन वे है ऑफ एडिंग अ स्क्रिप्ट, दैट इज यूजिंग WP इंक्लूड स्क्रिप्ट। यानी WP इंक्लूड स्क्रिप्ट एक हुक है, और उस हुक के थ्रू आप कोई जावास्क्रिप्ट ऐड करवाते हैं। जैसे अगर आप किसी देखेंगे किसी थीम को या किसी प्लगइन को, जैसे इस थीम को आप देख रहे हैं, तो JS का एक्सटर्नल फोल्डर, उसमें सारी की सारी जावास्क्रिप्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपको वर्डप्रेस स्टैंडर्ड वे में ऐड करवाना है, तो आप फंक्शंस डॉट PHP में जाते हैं, यहाँ पे WP इंक्लूड स्क्रिप्ट की हुक है। ठीक है। इसके थ्रू आपका चाइल्ड और पेरेंट आपस में लिंक है, यहीं पे आप एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है उसे ऐड करवाते हैं। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल कौन सी है? WP इंक्लूड स्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करवानी है तो इंक्लूड स्क्रिप्ट करना है, और आप नाम दे दें उस फाइल का, और सोर्स बता दें। यहाँ से WP इंक्लूड स्क्रिप्ट की हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं। हैंडल पास करना है, फाइल का नाम, सोर्स पास करना है, डिपेंडेंसी, वर्जन, और इन फुटर और नॉट, यानी आप फाइल फुटर में लेके जाना चाहते हैं या नहीं। सो इस पूरे को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। हैंडल क्या होगा? हैंडल होगा जी लर्निंग JS, दैट्स माय हैंडल।
ये फाइल जब ब्राउज़र में जाएगी तो इस आईडी से जाएगी। सोर्स क्या होगा? अब सोर्स में मुझे पता है कि मुझे अगर अपने चाइल्ड थीम का पाथ चाहिए तो आई कैन राइट गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI, और यहाँ पे इसके अंदर मैं JS का अगर एक फोल्डर बनाता हूँ और उसमें मैं रखता हूँ learning डॉट JS की फाइल, तो ब्राउज़र शुड पिक दिस फाइल एंड लोड। डिपेंडेंसी मेरी यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंसी को हम क्लियर ही जाने दें। और स्ट्रिंग बुलियन वेरिएबल में मैं राइट नाउ फॉल्स करना चाह रहा हूँ, मेरे कोई अभी वेरिएबल्स नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर आपको अगर ऑप्शन मिले तो यहाँ पे आप करंट टाइम जो है उसको गेट करके भेज दें कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आई विल डिस्कस यू कि वेरिएंट का यहाँ पे क्यों इशू आता है और क्या करना चाहिए। इन फुटर का मतलब है क्या आप चाहते हैं कि ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये फुटर में लोड हो या हेड में लोड हो। अगर आप फुटर इन फुटर फॉल्स करेंगे तो ये हेड में लोड होगी, अगर आप इन फुटर ट्रू करेंगे इट शुड लोड इन फुटर। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये फुटर में लोड हो, ठीक है। अच्छा, अब चाइल्ड थीम के अंदर आई नीड टू हैव अ जेएस फोल्डर, तो मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फोल्डर नेम इज जेएस, और जेएस के फोल्डर के अंदर आई एम एडिंग अ न्यू फाइल, उसका नाम क्या होगा जी, लर्निंग डॉट जेएस। जेएस लर्निंग डॉट जेएस। अब लर्निंग डॉट जेएस के अंदर मैं, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जावास्क्रिप्ट को आप अब चाहे तो पेज की बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट के टैग में लिख लें, चाहे तो एक्सटर्नल फाइल ऐड कर लें। एक्सटर्नल फाइल ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं अगर अलर्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल एडेड, तो जैसे ये फाइल ऐड हो तो पेज पर जो है वो आ जाना चाहिए कि फाइल ऐड हो चुकी है। सो लेट्स रीलोड दिस पेज। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे चेक करना है इफ आवर फाइल इज लोडेड और नॉट। सो कोड में आके वी नीड टू फाइंड लर्निंग डॉट जेएस, और लर्निंग डॉट जेएस इज राइट देयर, ठीक है। सो गेट स्टाइल से डायरेक्टरी यूआरआई दैट गिव अस स्टाइल डॉट सीएसएस। अब स्टाइल डॉट सीएसएस तो नहीं हमें देना चाहिए, क्योंकि पाथ में अगर आप देखेंगे तो इशू आ रहा है। लोकल होस्ट ई कॉमर्स डब्ल्यूपी कंटेंट थीम्स न्यू शॉप ई कॉमर्स स्टाइल डॉट सीएसएस जेएस लर्निंग डॉट जेएस, तो ये स्टाइल डॉट सीएसएस ये पाथ को खराब कर रही है, सो हमें इसको बाहर निकालना है। सो लेट्स गो टू फंक्शंस डॉट पीएचपी, एंड यहाँ पे अगर आप गेट स्टाइल शीट, oh I did not write directory URI, that was the issue. I just write style sheet URI. Okay, let's go there, learning.js. So this is the file now, और पेज को लोड करते हैं। So we got an alert that file is added, इसका मतलब है कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड हो गई। अब ये तरीका था वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड वे। अगर आप इसके अलावा कुछ करना चाह रहे हैं, एट सम पॉइंट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी ऑफ डूइंग समथिंग, सो यू कैन डू व्हाट इज कॉल्ड ऐड अ स्क्रिप्ट टैग देयर। दिस इज द सेकंड वे। ये दूसरा तरीका है कि आप स्क्रिप्ट का टैग दें और यहाँ पे आप अपना कोड कर लें। added another file directly in footer, ठीक है। बेसिकली जो फुटर जो वर्डप्रेस का काम है, इस हुक का भी यही काम है कि वो स्क्रिप्ट का टैग बॉडी से पहले लगा रहा है, लेकिन बस इतना है कि वो किसी एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है फंक्शन, उसे उस फोल्डर से उठा के कोड में ऐड कर रहा है। वही काम अगर हम खुद करते हैं कि बॉडी से पहले स्क्रिप्ट लगा देते हैं
और यहाँ पे आप कोड ऐड कर देते हैं तो वो काम आपका ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन प्लगइन्स वगैरह में और थीम्स वगैरह में स्टैंडर्ड वे यही है कि आप एक्सटर्नल जो है वो फाइल लोड करें और वहां से काम करें। ये वाला कस्टमाइजेशन में समटाइम हम लोग यूज कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट अ बेटर अप्रोच। बेटर अप्रोच ये है कि आप एक्सटर्नल फाइल से लेके जाएं। अच्छा चलें, एक्सटर्नल फाइल का मैं आपको बता दिया, सो लेट्स वर्क आउट समथिंग ऑन क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेज के ऊपर जो है जावास्क्रिप्ट क्या करे कि जैसे ही पेज लोड हो, it should add some sort of function that will be called to calculate the sum. ठीक है, so uh, let's suppose I'm creating a variable, and variable let's suppose I'm creating a function, directly a function, and function is sum. अब sum का काम क्या है कि sum को अगर हम sum को दो वैल्यूज दे रहे हैं x और y, तो sum को उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिटर्न करना है। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक, और हम चाह रहे हैं कि सम को हम लोग यूटिलाइज करें। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा। फाइल एडिट एक्सटर्नल जेएस चल रही है, इंस्पेक्ट करता हूँ, सम पे आता हूँ, यहाँ पे अगर 1 9 में देता हूँ तो इट इज गिविंग मी आंसर। अब maybe we had that function added in this console. Let's come to this tab, न्यू टैब पे आते हैं और यहाँ पे आके फाइल एडिट और इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ सम क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे आगे सम लिखता हूँ, सम एंटर करता हूँ, तो इट इज गिविंग मी डेफिनेशन ऑफ दैट सम फंक्शन के सम आपका ना एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन ये है। सो इसका मतलब ये है कि मेरे पेज के अंदर अगर कोई फंक्शन मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है तो मेरी कंसोल में वो फंक्शन अवेलेबल है, और बट मेरे इस पेज के अंदर वो फंक्शन ऐड हो चुका है। अब मैं इसको पेज पे कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, यानी पूरी वेबसाइट पे सम का फंक्शन कहीं ना कहीं मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सम 1 10 10, द आंसर इज 0। और अगर मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐड कर देता हूँ कि अलर्ट करो आंसर को, अलर्ट का मतलब है कि डायलॉग बॉक्स के अंदर शो कर दो रिस्पॉन्स को, तो एक्स प्लस वाई का मैं रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ डायलॉग बॉक्स में, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न में आए। तो रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं। सो सम सम एक्स 1 y 9, तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा है डायलॉग बॉक्स में 10, और नीचे आपके पास कंसोल में भी आ गया 10। अच्छा, अब ये हो गया अलर्ट। अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है कंसोल के अंदर, जैसे मैं जब फंक्शन कोई भी जावास्क्रिप्ट पे लिखता हूँ, जीक्यूएल का लिखता हूँ, तो साथ साथ उसकी डीबगिंग करता जाता हूँ। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो जो काम करते जा रहे हैं वो उसका जो एक साथ साथ लॉग है वो जनरेट होता जाए, तो आप कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन यूज करते हैं जो कि आपकी कंसोल में चीज़ें ऐड करवाता जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू को कंसोल करवा रहा हूँ, वाई की वैल्यू को कंसोल करवा रहा हूँ, और उसके बाद मैं रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स जो है वो कंसोल में रिटर्न में, तो डेफिनेटली मुझे स्क्रीन पे आउटपुट देगा। अगर रिटर्न नहीं लगाऊंगा तो आउटपुट शो नहीं होगी। तो अगर मैं रिटर्न लेट्स सपोज यहाँ पे नहीं लगाता और मैं कह रहा हूँ कि आंसर जो है मुझे वो कंसोल में ही मिल जाए, तो कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई, तो ये पूरा फंक्शन के तीनों स्टेप मुझे दिखा देगा, और पेज पे ये चीज़ शो नहीं होगी और कंसोल में चीज़ शो होगी, ताकि आपने जब कोई कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी लिखी हुई है जो कि कुछ कंडीशन पर डिपेंड करती है, और आप चाह रहे हैं कि ट्यूबिंग द पेज रनिंग आप उसको चेक कर लें, तो आप उसको कंसोल में ऐड कर सकते हैं। सो सम 1 9, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 9 आ गई, और रिस्पॉन्स में हमारे पास 10 आ गया। तो रिटर्न हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि फंक्शन उस फंक्शन को कोई फ़ायदा नहीं है जो सम तो कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा। सो वी राइट, अगर हमें वापसी चाहिए फंक्शन से रिस्पॉन्स, हम रिटर्न लिखते हैं, तो रिटर्न ना भी लिखेंगे फंक्शन काम कर रहा है आपका। चलो, ये तो कुछ चीज़ें बेसिक हो गई जिनको हमने कर लिया। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं तो आपके पास कंसोल में फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अच्छा जी।
मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्क्रीन के ऊपर ना कोई ऐसा बॉक्स रखूँ जहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ऐड करूँ और सम का बटन प्रेस करूँ और मेरे पास जो है वो सम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। यानी मैं इसको इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को मैं कुछ इंटरेक्टिव सा बनाना चाह रहा हूँ कि मैं कोई यहाँ पे दो बॉक्स रखूँ, एक में एक्स की वैल्यू हो, एक में वाई की वैल्यू हो। अगर सम का बटन है मैं उसको प्रेस करूँ तो मेरे पास आंसर जो है यहाँ पे किसी थर्ड बॉक्स में आ गया। सो व्हाट कैन आई डू? कोड हम लोग कर रहे हैं फुटर में, और जो पेज मैंने ओपन किया हुआ दैट इज पेज कस्टम कार्ड ऑप्शन, यहाँ पे जाता हूँ और इस पेज के स्टार्ट के ऊपर हेडर के बाद मैं कोड अपना करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपना कोड करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब भी आपको टेक्स्ट एलिमेंट्स यूज करने हैं तो आपको फॉर्म का टैग चाहिए। तो फॉर्म के अंदर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप डिव दे लें और यहाँ पे डिव आप अपनी क्लोज कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट आप डिव दें, फिर क्लोज कर दें। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एक्स और इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम वाई। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि एक डिव और आ जाए यहाँ पे, और दैट डिव मस्ट हैव बटन। ठीक है, इनपुट टाइप या बटन करता है बटन, और उस बटन के ऊपर होगी सम वैल्यू, और यहाँ पे साथ साथ मेरे पास लेबल हो, लेबल में हो एक्स और लेबल में हो वाई। ठीक है, पेज को लोड करते हैं। तो वी गॉट बॉक्स एक्स एंड वाई एंड सम। ठीक, तो प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास ये जो सारा जो प्रोसीजर है इट शुड बी inline। ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग अ क्लास हियर, इनलाइन ब्लॉक आईबी की क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और उसकी डेफिनेशन में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा रहा हूँ ताकि सारे एक दूसरे के सामने मुझे एलिमेंट्स मिल जाए। और ये आईबी की क्लास जो है आई विल ऐड इट टू हियर आईबी आईबी आईबी। ठीक है, रिफ्रेश। सो एक दूसरे के सामने मुझे तीनों इनलाइन ब्लॉक मिल गए। और कुछ मुझे फॉर्म के अंदर थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कर लेता हूँ 30%। ठीक है, ताकि फॉर्म थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। सो ये फॉर्म मेरा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक्स के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करूँ, वाई में कुछ वैल्यू एंटर करूँ, सम प्रेस करूँ तो मुझे रिटर्न जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे कंसोल में मिल जाए। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट गिव्स यू प्रॉपर power to interact with the page using events। सो इवेंट्स में अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे डॉम इवेंट्स है। ठीक है, डॉम इवेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक इवेंट रेफरेंस आएगा। ये देखिए, आप माउस ऊपर लेके आ रहे हैं, टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, आप क्लिक कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। दीज आर ऑल इवेंट्स जो कि टाइड अप है आपकी डॉम के साथ। अब डॉम क्या है, एक दफ़ा उसको समझ लें। ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है आपका वेब पेज के ऊपर, ये जो सारा एलिमेंट्स का ये एक मुकम्मल समझ लें आपका डॉक्यूमेंट है जो कि एक ट्री की फॉर्मेट में है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आके अगर मैं देखूँ, अगर जेपीजी है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ डॉलर डॉक्यूमेंट। ओके 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 ओके।
पूरे का पूरा अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, समझ में करेगी फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास हर एक एलिमेंट में चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशन में यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर ये डिव, डिव के अंदर ये एलिमेंट्स। सो इट ऑल मेक्स काइंड ऑफ ट्री। जिस तरह बाइनरी ट्री होता है उस तरह समझ लें आपका HTML इज पेरेंट नोड, और उसके अंदर आपके पास दो चाइल्ड स्ट्रक्चर है, हेड और बॉडी। बॉडी के आगे फिर आपके पास फर्दर फिर चाइल्ड है, जिसमें ये डिव है, ये डिव है, ये डिव है। ये बाइनरी ट्री नहीं है, इट्स अ ट्री। बाइनरी ट्री में तो आपके पास दो आपके चाइल्ड आएंगे ना। बाइनरी का तो मतलब ही ये है कि उसके अंदर आपके दो आगे से नोड्स निकलते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल नोड्स आ रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक चीज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स इन इन अ फॉर्मेट ऑफ ट्री अवेलेबल होते हैं। तो आप जब उस पूरे डॉक्यूमेंट को कहीं पे भी चेंज करने जाते हैं तो आपको डॉम में मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो डॉम अगर आप यहाँ पे देख लें एक दफा, डॉम इंट्रो ये तरीकेकार है। HTML डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास रूट एलिमेंट HTML है, उसके अंदर आपके पास हेड है और फिर बॉडी है। और हेड के अंदर आपके पास टाइटल है, बॉडी के अंदर आपके पास बाकी टैग आ रहे हैं, H1 A, और ए का एट्रीब्यूट href है, H1 का आगे से टेक्स्ट आ रहा है, ए का टेक्स्ट आ रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट इज बिहाइंड द सीन। और हम जो देख रहे होते हैं हमें एक पेज नजर आ रहा होता है सिंपली। ठीक है, अब इस पूरे ये पेज है, लेकिन बैकएंड पे आपके पास समझ लें कि बिहाइंड द सीन आपके पास ये ट्री है। इस ट्री की मैनिपुलेशन अगर आपने करनी है तो आपको एट सर्टेन पॉइंट किसी भी एलिमेंट को टैग करने के लिए उसको पिक करना है, और उसको पिक करने के लिए आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट में लाई करता है। तो जो कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट से आपको पिक करनी है चीज को, तो आपको उसके लिए डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपको मैनिपुलेशन करनी है, आपको स्टाइल चेंज करना है, आपको टेक्स्ट चेंज करना है, HTML को चेंज करना है, तो आपको उसके लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो उन मेथड्स के साथ आप अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको कोड करते हैं तो आप पेज के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिव्स को चेंज कर सकते हैं। HTML DOM is a standard object model programming interface for HTML. It defines HTML as objects, the properties of all HTML elements, methods to access all HTML elements and events. यानी all of the HTML elements are objects, ठीक है। And properties of all HTML elements DOM के अंदर डिफाइंड है, methods to access all HTML elements DOM में डिफाइंड है, और events उन all HTML elements के ऊपर क्या क्या इवेंट लगते हैं। तो बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर्म सबमिट होता है, एंकर पे क्लिक करते हैं, पेज रीडायरेक्ट होता है। तो जिस तरह से हर एक एलिमेंट का बिहेवियर है उसके वो यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब DOM के मेथड्स कौन कौन से हैं? HTML DOM methods are actions you can perform on HTML elements. DOM properties are values of HTML elements that you can set or change. अब वो वैल्यूज आपकी जो हैं, प्रॉपर्टीज आपकी वैल्यूज है, और मेथड्स के हैं एक्शन। जिसमें आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट के मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। मेथड्स उसके उसके फंक्शन होते हैं और प्रॉपर्टीज उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रॉपर्टी एज, स्टूडेंट क्या उसका बायो, जेंडर। और स्टूडेंट कैन टेक एन एग्जाम, ठीक है। स्टूडेंट कैन टेक पार्टिसिपेट इन अ क्विज, तो वो उसके फंक्शन है। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में से कहीं पे भी किसी एलिमेंट को पिक करना है तो यू शुड नो दैट एलिमेंट बाय इट्स नेम। अगर आप मुझे लेट्स सपोज एक ग्रुप ऑफ पीपल में से जाते हुए मुझे किसी एक बंदे को आवाज देनी है, तो आई शुड नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। मतलब आई विल कॉल लाइक अली, प्लीज कम हियर। But if I don't know the name of the person, I'll call it by some relevant property, like if the person who is in red shirt, please come here। ठीक है, तो पहले मैं उसको नाम से बुलाता हूँ, और अगर वो नाम नहीं मुझे उसका पता तो मैं उसकी प्रॉपर्टी से बुला देता हूँ। यार जिसने रेड शर्ट पहनी है वो आगे आ जाए, ठीक है। और रेड शर्ट हो सकता है तीन लोगों ने पहनी हो, तो तीन लोग मेरे पास आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैं एक को पिक कर लेता हूँ, अपना रिक्वायर्ड जो जॉब होता है मैं उससे फुलफिल करवा लेता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उन एलिमेंट्स के नेम का पता होना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द एलिमेंट यू शुड नो द क्लास ऑफ दैट एलिमेंट। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को पिक करना है तो यू कैन डू थ्रू अ क्लास। सो कॉन्सेप्ट इस तरह से ही है, विल चेक देम। जैसे अगर इस मेथड को, फर्स्ट मेथड को ट्राई करें, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है H2 में माय फर्स्ट पेजेस, एक पी का एलिमेंट है तो उसको आईडी लगी हुई है डेमो, और जावास्क्रिप्ट का कोड है जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। यानी जब ये स्क्रिप्ट चलेगा तो पेज की जो HTML है यानी पी जो है उसके अंदर यहाँ पे क्या रखवा देगा, हेलो वर्ल्ड। अगर आप इसको अब इंस्पेक्ट करें इस साइड के कोड को, तो पी के अंदर आपके पास हेलो वर्ल्ड आ रहा होगा, ठीक है। ये पी में हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। सो आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे, हाँ
ये देखें, अगर मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे कुछ लिख देता हूँ, समथिंग एल्स, और मैं रन कर देता हूँ। रन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे इसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट इन एचटीएमएल में जो कुछ आ रहा है वो लो और साथ हेलो वर्ल्ड लगाओ, अब रिस्पॉन्स चेक कीजिएगा। अब रिस्पॉन्स आ रहा है समथिंग एल्स हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, तो समथिंग एल्स हेलो वर्ल्ड। सो आपने मैनिपुलेशन की है, लेकिन चेंज ऑफ लॉजिक के साथ आप अपने आउटपुट को चेंज कर रहे हो। अगर आप इस प्लस को खत्म कर देते हो तो आपके पास डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है हेलो वर्ल्ड, उसको रिप्लेस करवा देगा। लेकिन आपका ये जो ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू, मतलब ये होता है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इन जो ऑलरेडी उसमें है, प्लस ये नया स्ट्रिंग ये लगाओ। इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म जो है, इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म भी नीचे है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो पहले वैल्यू जो लगी है उसको उठाओ, जमा नई वैल्यू लगा दो, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। प्लस का काम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का, दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता है। तो इट विल गिव अस समथिंग लाइक दिस, समथिंग एल्स हेलो वर्ल्ड दो दफा वो लग गया हमारे पास। तो तो बेसिक चीज होना चाहिए। तो डॉम का पहला want to pick something in our page, if we want to pick something, हमारा ये कोड चल रहा है, ठीक है। if we want to pick something like if I want to pick this one, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये जैसे मेन का मेथड है, मेन की आईडी है मेन, और मैं मेन को पिक करना चाह रहा हूँ, तो आई विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मैं लिख देता हूँ हैश। अब आईडी जब मैंने फंक्शन दे दिया, यहाँ बाय आईडी बता दिया, तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि सीएसएस में आईडी के साथ हैश लगता है, तो यहाँ मुझे हैश देने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका नेम देना है, जो भी आईडी का नाम है। यानी मेन की आईडी मेन है, तो यहाँ मैं मेन देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं ये करता हूँ तो मुझे पूरी एचटीएमएल मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं इस एचटीएमएल को मैनिपुलेट करना चाहूँ तो इसकी प्रॉपर्टी है डॉट इनर एचटीएमएल। मैं ये करता हूँ तो मुझे उसके अंदर की जितनी एचटीएमएल है वो उसने मुझे सारी अगर टेक्स्ट दे दी, ठीक है। यानी मेन का ये एलिमेंट था, इनर एचटीएमएल किया तो सारी की सारी एचटीएमएल ये वाली दो वाली उसने मुझे एज स्ट्रिंग दे दी। लेकिन अगर मैं इनर एचटीएमएल नहीं करता तो इट विल गिव मी जस्ट फ्रॉम द मेन ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं डॉट इनर एचटीएमएल सेट कर दूँ, इनर एचटीएमएल पिक कर रहा हूँ, सिमिलरली इनर एचटीएमएल के अगर आगे मैं इज इक्वल डाल के यहाँ पे एक की का टैग लगा के कह दूँ किसी HTML change, ठीक है, so it will change all my page in a second। सारा वो डाटा पिछला खत्म हो गया, so it will give me just HTML pages, HTML change। so this is the power of JS कि आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को जैसे चाहो विद इन अ फ्यू सेकंड्स टर्न आउट कर सकते हैं पूरे टेबल को। लोगों ने क्या किया होता है, समटाइम्स हैकर्स और मलिशियस डेवलपर्स कोडर्स क्या करते हैं कि वो समटाइम्स किसी क्लाइंट के साथ फटा चढ़ा हो जाए तो वो इस तरह के छोटे मोटे काम कर देते हैं कहीं ना कहीं पेज के अंदर, सोर्स में स्क्रिप्ट में डाल दिया कि पेज लोड हो, आफ्टर 10-5 सेकंड्स जो है पूरा पेज वैनिश हो जाए, पूरे डॉक्यूमेंट को ही खाली कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है फुटर के अंदर, क्योंकि मैंने फुटर में स्क्रिप्ट लिखा है वो ग्लोबल है, मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अच्छा, अब अगर मैं पेज की बॉडी में चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पेज की बॉडी है, तो यू कैन ऑल्सो पिक एन एलिमेंट बाय इट्स टैग नेम। तो बाय टैग नेम भी मैं पिक कर सकता हूँ। बॉडी के टैग का नेम क्या है, बॉडी, बॉडी का एक ही टैग है, यू नो दैट बॉडी, और उसकी इनर एचटीएमएल को मैं कर देता हूँ एम्प्टी, ठीक है। तो इसको लोड करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसोल में एरर आ गया, अगर मेरा स्क्रिप्ट सही नहीं चल रहा होगा तो मुझे कंसोल में एरर मिल जाएगा। एरर में क्या एरर है, बाय टैग नेम इज नॉट अ फंक्शन, document dot element by tag name is
हाँ फंक्शन, लेकिन दैट कैन बी अ मिस्टेक कि यार कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है, कहीं मैंने उसको प्रॉपर प्लूरल है सिंगुलर है। क्योंकि देखें, मैंने आपको पहले जो एग्जांपल दी, जब आप एक ग्रुप में से किसी बंदे को बुलाना चाह रहे हैं तो यू आस्क हिम बाय हिज नेम, अली प्लीज कम हियर, बट इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द अली यू विल आस्क बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ इट। सो प्रॉपर्टी ऑफ इट कैन बी अ क्लास। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एट अ टाइम कॉल करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ पेज के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास अल्फा है वो सारे आ गए, उन सब की मैं विड्थ 30% करना चाह रहा हूँ, तो आई कैन कॉल इट बाय क्लास नेम। जब क्लास नेम करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स करते हैं आप, ठीक है। और इफ यू डू नॉट डू दैट, तो आप जो है उसको यूज करते हैं बाय स्पेसिफिक एलिमेंट नेम। सो टैग नेम में क्या फॉल्ट हो सकता है, गेट एलिमेंट्स हो सकता है कि पेज के अंदर आई फ्रेम भी हो, कोई पेज के अंदर दो बॉडी के टैग लगे हों, पेज के अंदर जो है मल्टीपल बॉडी टैग्स कहीं पे लगे हुए हैं, तो हो सकता है गेट एलिमेंट्स हो। मे बी यू आर कॉलिंग द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बट यू आर नॉट गिविंग इट द राइट नेम ऑफ द मेथड। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, फाइंड एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन है कि आपको पेज के ऊपर इस टैग से जो एलिमेंट है वो रिक्वायर्ड है। अगर मैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम में पी दे देता हूँ तो उस पेज के ऊपर जितने पी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्लास हम क्यों बनाते हैं सीएसएस में, ताकि वो मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर हम लगा सकें। एक पेज में दोबारा किसी स्टाइल को रीयूज करना हो तो हम उसे क्लास में लिख देते हैं। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे अपने पास स्टाइल के अंदर, यहाँ पे मैंने आई बी की क्लास बनाई डॉट के साथ, और मैंने इसको मल्टीपल एलिमेंट्स पे यूज करना था, तो मैंने यहाँ पे डिव डॉट, यहाँ पे क्लास आई बी लगा दी, यहाँ क्लास आई बी लगा दी, यहाँ क्लास आई बी लगा दी। अब मैं जाऊँ कि मैं कोड कर सकता हूँ कि ऑल एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जिसका नाम क्या हो आई बी, तो मुझे तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे और इन तीनों की एचटीएमएल मिल जाएगी। सिमिलरली एलिमेंट से जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और अब इस पेज को अगर हम रन करते हैं तो कंसोल विल बी द वेब प्लेस, यहाँ पे आपको पता लगेगा। अगर आपके स्क्रिप्ट में एरर आ रहा है तो आपको कंसोल में नजर आ जाएगा, तो यहाँ से आप उसको डीबग कर सकते हो। अच्छा जी, पेज को रीलोड किया, फाइल एडिट, फाइल एडिट के बाद ये सारे वार्निंग्स वगैरह आ गई। अब इसका मतलब अगर कोड चल रहा है, यहाँ पे एरर नहीं है, लेकिन कोड मेरा प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे मैं चाह रहा था। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन डीबग दैट कोड। इंडेक्स में आता हूँ और अगर मेरे फुटर में वो कोड एडिट है तो आई कैन डीबग दैट कोड राइट देयर। तो यहाँ पे मेरे पास कोड आ रहा है और ये मेरे पास डीबगर ऑन हो गया। यहाँ पे अपने कोड को डीबग कर सकता हूँ। सो आई विल नो कि कब ये कोड चला एंड व्हाई इट इज नॉट वर्किंग द वे आई वांट इट। फाइल एडिट, फाइल एडिट के बाद देखें पॉज इन अ डिबगर। अब यहाँ पे आपका कोड पॉज हो गया। तो अब अगर मैं इस वैल्यू को मैनुअली पिक करूँ, मैं इस एलिमेंट को मैनुअली पिक करता हूँ, कंसोल में आता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ कोई भी काम आपने अगर जावास्क्रिप्ट में करना है तो उसको कोड में डालने से पहले कंसोल में लाजमी ट्राई करें। टैग नेम किया तो मुझे कलेक्शन मिल गई, कलेक्शन में किया डॉट इनर एचटीएमएल, तो आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, एम्प्टी आ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी से जो एलिमेंट आ रहे हैं दीज आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन the returning thing is a collection, it's a group of elements, it's a list of elements। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यू विल सी एचटीएमएल कलेक्शन। तो एचटीएमएल कलेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो इफ आई हैव अ एचटीएमएल कलेक्शन देन दैट इज अ काइंड ऑफ एन अरे। और अरे में अगर आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो यू विल राइट जीरो देयर। जब आप जीरो लिखते हैं तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर अब मैं जीरो का इनर एचटीएमएल करता हूँ, इनर एचटीएमएल, तो मुझे उसकी बॉडी पूरी एचटीएमएल यहाँ पे मिल गई। वन वन के भी एचटीएमएल है जो कि मुझे यहाँ पे मिल गई, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर अब मैं इसे सेट कर रहा हूँ एम्प्टी, तो इट विल बी एम्प्टी, मेरा पूरे का पूरा पेज एम्प्टी हो गया। सो पिछला जो कोड मैंने किया था उसमें लॉजिकल फॉल्ट था। लॉजिकल फॉल्ट क्या था कि जब आप एलिमेंट्स बाय टैग नेम करते हैं तो यू गेट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स,
तो जब कलेक्शन मिलती है तो दैट इज अ काइंड ऑफ अरे, और अरे को आप डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अरे में जब भी आपने मैनिपुलेशन करनी है तो यू नीड टू पिक एन इंडेक्स, कि आप इस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं। सो इफ आई रिप्लेस माई दिस कोड विद दिस, इट शुड नाउ वर्क। नहीं, अब डिबगर लग रहा था। डिबगर का मकसद ही होता है, अगर आप किसी पॉइंट पर अपने कोड को डिबग करना चाहें तो आप डिबगर पे कर सकते हैं। जैसे सम का फंक्शन मैंने आपको बताया इंक्लूडेड है, मैं यहाँ से सम कैलकुलेट कर सकता हूँ। सम 19 में करता हूँ, जैसे ही सम 19 किया तो डिबगर रन हो गया। डिबगर ने मुझे स्टेप्स पे खड़ा कर दिया। जब सम का फंक्शन कॉल हुआ, आप देखना चाह रहे हैं एक्स में क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, वाई में वैल्यू 9 आ रही है। अब मैं यहाँ से ये जो प्ले का बटन है इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुकम्मल उसको प्ले कर देगा। ठीक है, या एक स्टेप आगे आ जाएगा। मैं प्ले करता हूँ, एक स्टेप आगे आया, एक्स की वैल्यू साथ ही कंसोल में आ गई 1। फिर ये वाला स्टेप है, मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे रिज्यूम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, तो एक स्टेप और चला, कंसोल में वैल्यू आ गई 9। सो दिस दिस इज समथिंग कि अगर हमें अपने जावास्क्रिप्ट का कोड एट सम पॉइंट डिबग करना पड़ जाए, मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा है किसी कैलकुलेशन का, किसी स्पेसिफिक फॉर्म का, तो मुझे उसको अगर उसको डिबग करना है तो मैं इस तरीके से आसानी से अपने पेज के अंदर उस कोड को डिबग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रिटर्न करता हूँ एक्स प्लस वाई तो मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट इन द पेज। और मैं अब इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना पेज वापस चाहिए। ठीक है, सो अगर इसका मतलब है कि मुझे पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को पिक करना है तो आई कैन राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड गिव द आईडी ऑफ द दैट टैग, और इफ नॉट आई कैन गिव द क्लास ऑफ द टैग, आई कैन गिव द टैग नेम ऑफ द टैग। Also, I can give the CSS property, CSS rule of that specific element to pick it up. Like ID में मैंने वही ID दी जो मैंने CSS के लिए ID दी, div की ID दी उसको CSS अप्लाई कर दी, div को क्लास दी उसको CSS अप्लाई कर दी। इवन आई कैन अप्लाई CSS ऑन द टैग नेम, बॉडी के ऊपर मैं CSS कर सकता हूँ। सो अगर मैं इनपुट टाइप के ऊपर भी CSS कर सकता हूँ तो मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर उससे भी इसे पिक कर सकता हूँ। There are multiple methods, but we'll move to the easy ones one by one. अच्छा जी, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेज के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं पी के, मैं उनको पिक कर लूँ। तो व्हाट आई कैन डू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग, एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी। टोटल 18 एलिमेंट्स हैं और मैं चाह रहा हूँ 18 के 18 एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर मैं कोई एक लूप चला लूँ और उस लूप के अंदर मैं इन सब एलिमेंट्स की HTML को चेंज कर दूँ। अब दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग अ कलेक्शन, सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल पैराग्राफ्स का एक वेरिएबल बनाया, उसके आगे मैंने ये सिलेक्टर दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ तो मुझे पूरी कलेक्शन मिलेगी। पैराग्राफ्स के ऊपर मैं लूप चला सकता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप कैसे चलती है, यहाँ पर लूप दी होगी आपको, जावास्क्रिप्ट लूप, लूप वाइल। ठीक है, आप फॉर का लूप लगाएं और पूरे के पूरे एलिमेंट्स को आप चेंज कर लें। जैसे मैं यहाँ पे फॉर लगाता हूँ, फॉर सिमिलरली जैसे आप C++ में लगाते हैं, फॉर वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, i इज लेस देन पैराग्राफ की जो मेरे पास अरे आई है उसकी लेंथ। क्योंकि पैराग्राफ की अरे जो है, जो भी पैराग्राफ की अरे है, अगर आप उसकी लेंथ लेना चाहें तो अगर आप लेंथ की प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आपको लेंथ बता रहा है 18। तो मुझे एक लूप चलाना है जो कि 18 टाइम्स चले और हर पैराग्राफ की जो HTML है उसको चेंज कर दे। सो आई कैन डू इट फॉर वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन पैराग्राफ, पैराग्राफ डॉट लेंथ, उसकी लेंथ तक के लूप चले। ठीक है, और प्लस प्लस होता जाए आई में हर दफ़ा, यानी जब भी ये वैल्यू 18 को रीच आउट करेगी, 18 से यानी 17 पे जाएगी तो ये लूप एंड हो जाएगा। और क्योंकि 18 लेंथ है तो अब तो पता है रे का पहला एलिमेंट 0 पे होता है, लास्ट एलिमेंट होगा लेंथ -1 यानी 17 पे, तो 17 तक ये लूप चलना चाहिए।
और for every paragraph I dot inner HTML, what I'm gonna do is inner HTML, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी पहले inner HTML कंसोल में प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग करूँ inner HTML को, और उसके बाद मैं उसे चेंज कर दूँ। एक दफ़ा मैं कंसोल में देख लूँ कि पहले HTML क्या थी और अब HTML क्या होती है। तो इनर HTML को मैं समथिंग या HTML प्लेस और पैराग्राफ नंबर, आगे मुझे पता है आई में मेरा इंडेक्स आ रहा है, तो आई कैन डू इज प्लस आई में आपको पता है इंडेक्स आ रहा होगा, आई प्लस 1 कर लेता हूँ, करंट पैराग्राफ नंबर आ जाएगा। यानी अगर पैराग्राफ 1 में चेंज करेंगे आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 + 1 विल बी द पैराग्राफ नंबर 1, तो मुझे कंसोल में वो सारा कुछ दिखा देगा। ये लूप मैं रन करता हूँ, तो ये उसने मुझे दिखा दिया सारा। अच्छा जी, पहला पैराग्राफ ये था, और एस्टिमेट पैराग्राफ नंबर 18, तो मे भी यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं कुछ, कुछ की या तो एम्प्टी है। एस्टिमेट पैराग्राफ नंबर 18, अच्छा हमने प्लेसमेंट में उसको ऐड कर दिया है, हमने सर पैराग्राफ को 18 कर दिया है, सो दैट्स द थिंग। अगर मैं इस कोड को वापस थोड़ा सा चेंज करूँ तो होना ही चाहिए कि हर पैराग्राफ की HTML शो करो, और हर पैराग्राफ की HTML शो करवाने के साथ साथ उस पैराग्राफ की HTML को चेंज करें, ठीक है, और उसके HTML के साथ शो भी करवाएं। HTML replace for पैराग्राफ प्लस, यहाँ पे आ जाएगा i+1, ठीक है। सो HTML पैराग्राफ नंबर 1, HTML पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी पेज को लोड करेंगे तो उनके पैराग्राफ जो स्टार्ट में टेक्स्ट थे वो खत्म हो चुके हैं, पेज को लोड करने की जरूरत है, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट थे वो लगे हैं, उसके बाद हमारे कंसोल वाला टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। फाइल एडिट, डिबगर, डिबगर आपको ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज हर दफ़ा पेज लोड होगा तो डिबगर के एंड पॉइंट से यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे डिबग पॉइंट्स। क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है, और इस लूप को मैं रन कर रहा हूँ। पैराग्राफ इज नॉट डिफाइंड, यस पैराग्राफ डिफाइंड नहीं है, इसका पैराग्राफ डिफाइन करना पड़ेगा। इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग नेम इसकी पैराग्राफ, स्पेलिंग मिस्टेक, PARAGRAPHS, PARAGRAPHS, and there, and it there, and it there, whatever it is, ठीक है। तो ये सारा हमारा अब रन कर चुका है। तो हम जावास्क्रिप्ट में ये काम करवा रहे हैं, बट आई वांट टू चेंज ऑल दीज पैराग्राफ्स व्हेन वी आर इन दिस, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 15 16 17 18 13 14, मैं चाह रहा हूँ के ऊपर ये काम हो, तो किसी क्लिक के ऊपर अगर आपको ये फंक्शन कॉल करवानी है तो आप किस क्लिक पे करवाना चाह रहे हैं, वो क्लिक इवेंट भी आप आपके डॉट के क्लिक इवेंट्स होते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि क्लिक इवेंट के ऊपर मैं ये काम करवा लूँ,
सो आप अपनी HTML के उस एलिमेंट में क्लिक इवेंट डाल सकते हैं। जैसे बॉडी के ऊपर अगर मैं क्लिक इवेंट डालना चाह रहा हूँ तो व्हाट कैन आई डू, बॉडी के स्टार्टिंग टैग पे ऑन क्लिक डाल दूंगा। सिमिलरली फुटर की ये डिव आ रही है, ठीक है, और फुटर की ये डिव आ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि यानी मेरा ये जो डिव है ग्रे वाला जो डिव है दैट इज फुटर विजेट्स, इस पे क्लिक करूँ तो मेरे सारे के सारे पैराग्राफ के टैग चेंज हो जाए या कोई अलर्ट आ जाए। तो फुटर विजेट्स की डिव सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी है। ये जी फुटर विजेट्स, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं एक करवा देता हूँ फंक्शन कॉल, या यहाँ पे मैं अलर्ट करा देता हूँ। अलर्ट में डायरेक्ट जावा से कोड देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। तो आप अपने HTML के एलिमेंट्स के साथ इवेंट भी कॉल करवा सकते हैं। इवेंट कौन कौन से कॉल करा सकते हैं वो रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के अंदर। डॉम इवेंट्स और लास्ट में होगा इवेंट रेफरेंस का एक मुकम्मल पेज। डॉम इवेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये सारे इवेंट्स हैं, कब कब कॉल होते हैं लिखा हुआ है। इवेंट occurs when loading of a media is aborted, after print, before print, blur, can play, change, click, that's when the user clicks on an element। जब भी किसी एलिमेंट पे क्लिक करते इवेंट कॉल होता है, ठीक है। तो आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑन क्लिक बाइंड करें और उसके बाद उस इवेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने फुटर के ऊपर अपना ऑन क्लिक बाइंड किया है यहाँ पे, और ऑन क्लिक पे अलर्ट लगा दिया है, और अलर्ट में ये जो आ रही है यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है। क्लिक रिफ्रेश करते हैं पेज को, क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको मिल गया। मैं चाह रहा हूँ क्लिक के ऊपर मेरे पैराग्राफ चेंज हो जाए। अभी ये पैराग्राफ ये नॉर्मल आ रहे हैं, क्लिक पे लगाना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करा दें। आप फंक्शन कॉल करा दें चेंज कॉल कर इस फंक्शन का नीचे डिफाइन के अंदर। चेंज पैराग्राफ क्या करेगा, चेंज पैराग्राफ के अंदर वो कंसोल का पूरा कोड आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी किया है। तो सारा कोड उठा कर उसमें कॉपी करेगा। तो उस टिप पे क्लिक के ऊपर अपने पेज के पैराग्राफ को चेंज करना है। I need to close these two tabs।
क्लिक करते हैं तो आपके पैराग्राफ चेंज हो गए। ठीक है, दोबारा चेक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जो आ रहे हैं आज किसी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम आप कॉल करते हैं और आपके पास कलेक्शन आती है, और उस पूरी कलेक्शन के ऊपर आप चाह रहे हैं कि सब एलिमेंट्स को चेंज कर दें। यानी आपके पास एक अरे आ रही है 18 एलिमेंट्स की। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, सबके साथ आवाज़ आ रही है सबको। स्ट्रीमिंग में इशू आ रहा था, सो आई रीस्टार्टेड और रीटेस्टेड अगेन। अच्छा, बता रहा था आपको, जब आप गेट एलिमेंट्स बाय देखें, जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं तो आपको एक एलिमेंट मिलता है, लेकिन जब आप गेट एलिमेंट्स करते हैं, चाहे बाय टैग नेम चाहे क्लास ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, तब आपको एक कलेक्शन मिलती है। उस कलेक्शन में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, और अगर आपने पूरी कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स को चेंज करवाना है तो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप लूप के अंदर वो सारा फंक्शन चला लें और लूप में चेंजेस करवा लें। लेकिन अगर आप लूप में नहीं करवाएंगे तो आपको अलग अलग हर एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इस तरह से करता हूँ, लूप नहीं लगाता मैं, यहाँ तक तो समझ आ रही है सबको कि मैंने गेट एलिमेंट बाय टैग में पी किया तो मुझे एक अरे मिल गई है। क्योंकि आप अगर आप देखना चाहें आपका वेरिएबल किस टाइप का है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टाइप होता है फंक्शन, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप ऑफ के अंदर अगर आप वेरिएबल दें पैराग्राफ, इज टेलिंग यू दैट इट्स एन ऑब्जेक्ट, और बाकी तो डिटेल नहीं दे रहा। चलो, लेकिन हमें यहाँ से पता लग रहा है कि दिस इज एन एसक्यूएल एलिमेंट दैट कंटेन्स 21 एलिमेंट्स, दैट इज गिविंग अस 21 एलिमेंट्स। ठीक है, अब 21 एलिमेंट्स में मुझे अगर लेट सपोज चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ 21 वाले एलिमेंट को या 20 वाले एलिमेंट को, तो मुझे पास क्या तरीकेकार है कि मैं उस एलिमेंट को अरे में सक्सेस करूँ और उसमें चेंज कर लूँ। तो मैंने सिर्फ एक लूप लगाया जो कि हर सारे एलिमेंट्स को चेंज कर देता है एट वन टाइम। मुझे 18 की कलेक्शन मिल गई है और मुझे 18 में से लेट सपोज चेंज करना है जीरो वाले को, तो मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स पर पिक करता हूँ तो मुझे जीरो वाला मिल गया। जीरो पे एम्प्टी है, वन पे क्या है जी, वन पे ये पैराग्राफ है, जीरो पे ये पैराग्राफ है, वन पे ये पैराग्राफ है, टू पे ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, थ्री पे ये वाला पैराग्राफ है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे बताए हुए हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। मुझे 18 में से जो 17 वाला है, यानी 17 वाला होगा तो 18th एलिमेंट, 17 वाले को चेक करना है, उसका पैराग्राफ है जी ये वाला, मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 17 का। अब ये 17 इज बेसिकली टाइप ऑफ जो मैंने आपको दिखाया ऑब्जेक्ट। अब
टाइप ऑफ अगर आप करते हैं, टाइप ऑफ अगर आप करते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ में आपका पैराग्राफ है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का आपको पता है मेथड्स भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो पैराग्राफ जो है बेसिकली नाउ दैट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ साथ ही डॉट करेंगे तो जो जो चीज़ इसमें अवेलेबल है दैट इज कमिंग है। तो अब इस पैराग्राफ के जो बेसिकली इसका एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो बिल्डिंग में मेथड है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। इसी की एक प्रॉपर्टी है इनर HTML, इनर टेक्स्ट, इनपुट मोड, एंटर की हिट, ऑन इनपुट, ऑन इनवैलिड। अब ये सारे मेथड हैं। तो जैसे इनर टेक्स्ट है यहाँ पे इनर HTML की भी प्रॉपर्टी है, ये इनर HTML एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लगती है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी हमें इसका इसका HTML दे रहा है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो हमें ये HTML दे रहा है। अगर आप इसको सेट कर देते हैं, इज इक्वल कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी सेट हो जाती है। अब आप इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ये डाटा मेंबर है, ठीक है। और डाटा मेंबर की प्रॉपर्टी अगर आप सेट करते हैं तो ये रिमेंबर के आपने अगर जो क्लासेस पढ़ी थी पहले भी PHP के कोड के अंदर, उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को सेट करते थे तो आप उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट इट्स प्रॉपर्टी आप उसको एक्सेस कर लेते थे, और ऑब्जेक्ट डॉट इट्स प्रॉपर्टी इज इक्वल टू दिस, तो आप उससे उसको सेट कर लेते थे। तो मैं लूप के अंदर सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि हर एक इंडेक्स के मुताबिक सेट कर रहा था। अभी मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पिक किया, उसको यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, समथिंग कर लेता हूँ, तो उसकी वैल्यू को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे समथिंग आ गया। सो यहाँ पे चेंज जब होता है तो रिलेटिवली आपके पेज में भी चेंज हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर वो क्लिक इवेंट भी लगा हुआ, मेरा क्लिक इवेंट कॉल हुआ, सारे के सारे पैराग्राफ में चेंज हो गया। सो बताने का मकसद ये था कि आपके पास पेज के एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर आपके पास इवेंट बाइंडर्स है, आप इवेंट लगाएं और उससे अपने पेज के जो जो भी आप कैलकुलेशन अपने पेज पे करना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, आप करवा सकते हैं। सो सिमिलरली क्वेश्चन यहाँ से राइज हुआ था कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से लेके तो फिर उसको मैं सम करवाना चाह रहा हूँ। यूजर से वैल्यू लेनी है, मैं कैसे लूंगा? तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको स्क्रीन की वैल्यू पिक करनी है तो वो तो हमने ऑलरेडी की है यहाँ से, जिसमें मैंने पैराग्राफ की वैल्यू उठाई है, इनर डॉट इनर HTML से पूरा टेक्स्ट मिल गया है। सो फॉर्म के एलिमेंट्स की भी वैल्यू हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? मुझे इस फॉर्म के एलिमेंट को सबसे पहले पिक करना है। पिक करने के लिए मुझे या तो बाय आईडी पिक करूंगा, या बाय टैग नेम पिक करूंगा, या बाय क्लास नेम पिक करूंगा। मुझे किसी ना किसी तरीके से उसे पिक करना है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या तरीकेकार है किसी एलिमेंट को पिक करने का जिसकी आईडी भी नहीं है, जिसकी क्लास भी नहीं है? तो हमें पता है कि टैग नेम से कर सकते हैं। तो अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और उसमें मैं दे देता हूँ इनपुट, इनपुट के टैग के एलिमेंट्स पिक करके ले, तो इस पेज के में कितने इनपुट के टैग हैं? इस पेज के अंदर मेरे पास कलेक्शन आ गई है जिसमें पहला इनपुट ये कॉमा के बाद खत्म हो रहा है। तो कलेक्शन का अगर मैं देखूंगा तो तीसरा एलिमेंट जो है मेरे पास वो इनपुट आ रहा है जिसका नेम y है, और दूसरा एलिमेंट वो आ रहा है जिसका इनपुट x है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठानी है तो मैं टू की डॉट इनर टेक्स्ट अगर करता हूँ तो मैं उसकी वैल्यू उठा सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे x में वैल्यू में 9 रखवाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ इनर टेक्स्ट, तो यहाँ पे मेरे पास उसकी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म एलिमेंट है, यहाँ वैल्यू की प्रॉपर्टी है, तो वैल्यू की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये फॉर्म एलिमेंट है तो यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, फॉर्म में वैल्यू चलेगी। इनपुट कंट्रोल जितने भी टाइप टेक्स्ट के हैं या फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हम नॉर्मली वैल्यू से वैल्यू पिक करते हैं। तो आप डॉट वैल्यू करेंगे तो आपको वैल्यू 9 मिलेगी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये हर दफ़ा मुझे कलेक्शन नहीं चाहिए। मैं हर दफ़ा इंडेक्स लगाता रहूँगा कि 1 वाले को देखो, 2 वाले को देखो, 3 वाले को देखो। मैं डायरेक्टली इस एलिमेंट को हिट करना चाह रहा हूँ, मुझे डायरेक्टली इसको पिक करना है। तो अब डायरेक्टली पिक करना है तो आप किस तरह से डायरेक्टली पिक कर सकते हैं? जब आपके पास समझ लें कि किसी थर्ड बंदे ने थीम बनाया हुआ है और उसने उस वहाँ पे ना आईडी रखी है ना क्लास रखी है, यू वांट टू पिक दैट एलिमेंट,
तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का जो डॉम का एक इवेंट है, हम उसको कॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको हम कॉल करेंगे तो वो हमें उस एलिमेंट को बाय द स्पेसिफिक CSS सिलेक्टर हमें दे देगा, पिक करके, और उससे हम फिर वैल्यू ले सकते हैं। डॉम मेथड्स, डॉम मेथड्स के अंदर हमारे पास get element by id returns the element that has the id attribute. By class name return HTML collection containing all elements with the specified class name. बाय नेम, एलिमेंट्स को आप नेम से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिमेंट को नेम से कॉल करते हैं तो इसका क्या तरीकेकार है, जैसे आपने एफ नेम वाले एलिमेंट को कॉल किया। अब एफ नेम डेफिनेटली विल बी द फ्रंट नेम, फर्स्ट नेम ऑफ एनी फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नेम एफ नेम है, तो आप उसको पिक करें। तो यू कैन डू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम एफ नेम एंड वैल्यू 0। तो सिमिलरली हमारे जो उस स्पेसिफिक एलिमेंट है उसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, एक्स, और हम एक्स की वैल्यू को उठा, जो कि यहाँ पे हमने बनाया हुआ है एक्स और वाई, यानी गेट एलिमेंट्स बाय नेम एक्स, गेट एलिमेंट्स बाय नेम वाई, उन दोनों की वैल्यू को उठा के मैं सम कर सकता हूँ। सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सम का फंक्शन है, क्योंकि फुटर की फाइल लास्ट पे लोड होती है, यहाँ पे सम का फंक्शन आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि सम का फंक्शन कॉल हो मेरे बटन के क्लिक करने पे, और बटन के क्लिक करने पे सम का फंक्शन कॉल हो और वो वैल्यू पिक करे एक्स की और वाई की, और उन दोनों का सम करके स्क्रीन पे शो करवा दे। अच्छा, वापस आते हैं। एक्स की वैल्यू पिक करनी है, तो तरीकेकार हमें क्या मिला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। नेम के अंदर इस कंट्रोल का नेम है, क्योंकि हमने इसका इनपुट टाइप नेम एक्स रखा हुआ है। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एक्स, तो ये नेम से मैं इसको उठाने लगा हूँ, बाय नेम एक्स। ठीक है, क्योंकि अब ये नोड लिस्ट दे रहा है, लिस्ट का मतलब है जीरो इंडेक्स के ऊपर पहला एलिमेंट है, और उसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। वैल्यू अगर 9 है, तो मुझे यहाँ से उसकी वैल्यू 9 मिल जाएगी। ठीक है, सो सिमिलरली मैं y का भी ऐसे पिक कर सकता हूँ, y की वैल्यू भी पिक करूंगा, दोनों को सम कर दूंगा। सो आई वॉन्ट टू डू दिस सम ऑन दिस क्लिक। इस सम के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा सम का फंक्शन कॉल हो, जो दो वैल्यूज उठाए और रिटर्न रिजल्ट ला के रिजल्ट की डिव में लगा दे। तो यहाँ पे एक रिजल्ट की डिव एंटर करते हैं और उसमें अपना जो है रिजल्ट शो करवा देता है। यहाँ पे एक डिव और लगाते हैं, यहाँ पर रखते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे हम की क्लास आईडी खत्म कर रहे हैं और इसका नाम रिजल्ट रखते हैं। ठीक है, और अब इस पेज को लोड कर रहे हैं, तो मैं सम का फंक्शन आपके सामने यहाँ पर बनाने लगा हूँ। अच्छा जी, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं जी सम एक्स वाई। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन करेगा क्या,
फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन विल पिक वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल x इज इक्वल टू document dot get elements by name। नेम क्या होगा, x, उसका 0 इंडेक्स और उसकी वैल्यू को उठा लेगा। ठीक है, ये वैल्यू इज सिंपली प्रॉपर्टी। और यहाँ से y को पिक करेगा और यहाँ पे y आ जाएगा और करेगा क्या, जब आप इसको पिक करते हैं, जब आप इनपुट से रिजल्ट लेते हैं तो याद रखिएगा ये स्ट्रिंग में आते हैं, तो आपको जो वैल्यू आपने पिक की है उसको पार्स भी करना है। आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में पार्स करना है। कैसे, मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो कॉपी कर रहा हूँ एट सम अदर प्लेस। मैं इसको यहाँ पे बॉटम पे रख रहा हूँ उतनी देर के लिए और मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ या 8 लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू को पिक किया, गेट एलिमेंट्स बाय नेम एक्स 0 वैल्यू, दोबारा पिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम एक्स 0 वैल्यू, 8 मिल गया। अभी देखिए दोनों साइड पे स्ट्रिंग्स लगी हुई है। ठीक है, अगर आप टाइप ऑफ करते हैं और टाइप ऑफ के अंदर ये सारा कुछ आप पास करते हैं, अब आपको एक स्ट्रिंग मिल रही है। तो अगर आप एट दिस पॉइंट स्ट्रिंग आपको मिल रही है और आप उस स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में रखवा देते हैं, मैं इसको रखवा देता हूँ जी वेरिएबल x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय x डॉट वैल्यू। अब x की वैल्यू में क्या आना चाहिए, 8, और आपको पता है 8 में अगर 1 जमा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इफ आई डू x प्लस 1 इट विल गिव मी 81। सो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी पार्सिंग करनी है। जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो स्ट्रिंग में, उसको आपको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल कन्वर्ट इट टू इंटीजर। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पार्स इंट का फंक्शन यूज होता है। पार्स इंट में आप वैल्यू दें, आई थिंक सो, वो आपको उसका इंटीजर रिजल्ट दे देगा, यानी स्ट्रिंग को आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो पार्सेंट एक्स करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। अब आप अगर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पार्सेंट एक्स करें, यानी उसी एक्स के अंदर आप दोबारा वैल्यू रखवा रहे हैं, तो आपको 8 मिल गया। अब एक्स प्लस 1 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन डेफिनेशन आप कर रहे हैं, यहाँ से जो कुछ आपको रिजल्ट में मिलना है वो इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है, तो सारे को आप पार्सेंट करना है। ठीक है, इसको भी पार्सेंट करना है। ठीक है, अब आपके पास दोनों वैल्यूज इंटीजर आ रही हैं। अब आप क्या करें, वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू या आर ई एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाए, यहाँ पे। तो यहाँ वैल्यू सेट करने के लिए आपको गेन क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। इस दफा नेम क्या होगा, इस कंट्रोल का नाम क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट में आपको इनपुट मिल गया। इस इनपुट को अगर मैं 0 करता हूँ तो आपको ये वाला इनपुट मिल गया। तो इसकी अगर मैं वैल्यू सेट कर दूँ, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 9 कर दूँ, तो इसकी वैल्यू 9 सेट हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोड के अंदर मुझे ये जो आर ई एस की वैल्यू है वो सेट करनी है इस कंट्रोल के लिए। सो आई पिक दिस अप यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम रिजल्ट 0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ये आर ई एस की वैल्यू, या रिजल्ट ही लिखना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका ये फंक्शन जो है दैट विल वर्क प्रॉपर्ली। इस फंक्शन का नाम क्या है, सम एक्स वाई। इसको उठा के जावास्क्रिप्ट में रखें। जावास्क्रिप्ट आपकी आ रही है फुटर के अंदर, फुटर में जाएं और यहाँ पे इस फंक्शन को प्लेस कर दें। ठीक है, और रिफ्रेश करें स्क्रीन को। लाइन नंबर 160 पे एरर है, 160। इसको
पेज सिस्टम की लाइन 160 तो यहाँ पे है नहीं, उधर हो सकता है। 160 160 अच्छा जी, हमने जो पहले एलर्ट लगाया इसको बंद कर देंगे, बहुत बंद कर रहा था, हमने बंद कर दिया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 10 और यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 13। ठीक है, और यहाँ पे मैं सम एक्स वाई इस फंक्शन को बस कॉल करवा रहा हूँ। गेट एलिमेंट्स बाय नेम इज नॉट डिफाइंड। डॉक्यूमेंट, हाँ भूल गया, हमें डॉक्यूमेंट लिखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रिफ्रेश करें। वैल्यू 10, वैल्यू 13, और यहाँ पे आप सम एक्स वाई, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 23 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 101 यहाँ 33131 कर देता हूँ, दोबारा फंक्शन कॉल कराता हूँ तो वो रिजल्ट यहाँ प्लेस कर लेगा 232। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिर्फ इस फंक्शन को इस बटन के साथ बाइंड करना है, दैट्स इट। तो इस बटन के साथ बाइंड करने के लिए आपके पास इस बटन के ऊपर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट लगाएं। ऑन क्लिक के आगे आप जो है वो उस फंक्शन को कॉल करा दें, सम एक्स वाई, रिफ्रेश करें। 10, 13, क्लिक 23। लेकिन इस बटन का डिफॉल्ट एक बिहेवियर है जो पेज को रीलोड करेगा या फॉर्म को सबमिट करेगा, उसको हमें क्लोज करना है। ठीक है, सो वी कैन पास हाउ टू स्टॉप बटन, स्टॉप प्रिवेंट डिफॉल्ट बटन ऑन क्लिक ऑन। तो अब सम लोग समटाइम्स लोग करते हैं रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, समटाइम्स ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, ये फंक्शन यूज कर लेते हैं। उसके लिए आपको अपने बटन के साथ पास करना पड़ता है इवेंट, जैसे यहाँ पे ई पास किया हुआ है, तो ये दिस इज वन वे टू डू इट, अदरवाइज यू कैन रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे ई पास किया और यहाँ पे आपने कर दिया फुटर के अंदर जाके ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट ही इवेंट को प्रिवेंट कर देगा ताकि बटन की जो पेज क्लिक जो चल रहा है वो ना चले। बाय डिफॉल्ट फॉर्म का मेथड गेट होता है, इसलिए यूआरएल में आपको सारे वैल्यूज वो नजर आ रही है फॉर्म के लिए। 10, 23, sum, that says E is not defined, but it should be defined.
अच्छा चलें, ये एक कॉमन सी इशू है जो सबके साथ आता है, विल सॉर्ट इट आउट। बट अनदर थिंग कि अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने ये जो सारा कुछ अचीव किया है, इसको अचीव करने का एक आसान तरीका है, दैट इज जेक्यूरी। जेक्यूरी बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो फंक्शन हम लोग अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करके कर रहे हैं, हम जेक्यूरी से डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और जेक्यूरी से डायरेक्ट कॉल करके हम जो है इन सारे लॉन्ग फंक्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं। कल तो आप लोगों को पता, आप लोगों का क्विज भी है ऑफ एवरीथिंग दैट यू रेड ऑलरेडी इन द कोर्स। क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए आपका कल क्विज है, और मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। आपका जो टेस्ट होगा, दैट विल बी 20 मिनट्स टेस्ट, और विद इन 20 मिनट्स आपको उसको कंप्लीट करना है। टेस्ट आपका होगा एमसीक्यूज टाइप का, और थ्रू आउट ट्रेनिंग का जितना कंटेंट है वो उसमें कवर होगा। सो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ओके हो, और बैटरी वगैरह लैपटॉप की ओके हो इन बिटवीन द टेस्ट। ये ना हो कि आप बंद कर दें और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस सारी लॉस हो जाए। सो टेस्ट जो है, हमारा जो स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, दैट इज 11 AM। 11 बजे जो है आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है। कल से मुराद ये है कि वेडनेसडे 29 जुलाई। ठीक है। सो पॉसिबली जो चीज़ अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं भी जावास्क्रिप्ट का भी कंटेंट उसके अंदर पार्ट हो। सो इसको थोड़ा सा आप देख लें, ताकि कल अगर इसमें से भी कोई चीज़ आती है तो यू विल डेफिनेटली बी अंडरस्टैंडिंग के हाउ दिस वर्क्स। ठीक है। सो that will also can contain portion of JavaScript, jQuery, and maybe a bit of WordPress plugins. So introductory part I'm आपके साथ share कर देता हूँ, ताकि you do not have any difficulty while understanding a few things in the test also. So E is not defined, E को हम लोग खत्म कर रहे हैं यहाँ से। वो थ्रू आउट मुकम्मल टेस्ट है ट्रेनिंग का, पहले दिन से आखिरी दिन तक। दैट विल कंटेन फ्रीलांसिंग क्वेश्चंस आल्सो, दैट विल आल्सो कंटेन क्वेश्चंस अबाउट गिग्स, दैट विल आल्सो कंटेन क्वेश्चंस अबाउट प्रपोजल, हाउ डू यू एस्टिमेट योर प्राइस, समथिंग एनीथिंग कैन बी देयर। बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, बिकॉज ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के लिए। डजेंट मैटर कि आप लोगों ने प्रोफाइलिंग्स उसमें जमा करवाए हैं पूरे के पूरे, आपकी अटेंडेंस 100% है, अगर आप टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करते और उसको क्वालिफाई नहीं करते तो यू विल नॉट बी ग्रेजुएट। ठीक है। अब आपका रिजल्ट आ रहा है 12 और 14, आपका पेज लोड नहीं हो रहा क्योंकि फॉर्म के ऑन सबमिट में मैंने रिटर्न फॉल्स लगा दी है। अब आप इजीली जो है इसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी अचीव विद एन इंटरेक्टिविटी। अब बात कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड हमने किया, अब जेक्यूरी क्या चीज़ है। जेक्यूरी इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है, और बड़ी जो है वो हर वेबसाइट में तकरीबन दैट इज पावर्ड बाय जेक्यूरी। और जेक्यूरी को यूज़ तकरीबन हर थीम में ही किया जाता है, और काफ़ी सारी लाइब्रेरीज में किया जाता है, क्योंकि बिल्ट इन लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ से देख लेते हैं, जेक्यूरी द फास्ट स्मॉल एंड फीचर्ड रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। पीपल थिंक ऑफ इट एज अनदर लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के ही कुछ फंक्शंस को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और उनको हम सिर्फ कॉल करते हैं और वो जेक्यूरी से कॉल हो जाता है। ठीक है। इट मेक्स थिंग्स HTML, डॉक्यूमेंट रिवर्सल एंड मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग, एनिमेशन, एजेक्स मच सिंपलर देन एन इजी टू यूज एपीआई दैट वर्क्स अक्रॉस अ मल्टीट्यूड ऑफ ब्राउज़र। यानी मुकम्मल एपीआई जावास्क्रिप्ट की, जो कि तकरीबन सारे ब्राउज़र्स पे काम करती है, और डॉम मैनिपुलेशन इससे काफ़ी इजी हो जाती है। सो नाउ, अब अगर jQuery हम यूज़ करते हैं, तो jQuery से भी हम अपने एलिमेंट की वैल्यू पिक कर सकते हैं। यानी अगर मुझे x की वैल्यू पिक करनी है, तो व्हाट आई कैन डू इज, jQuery के अंदर आई कैन फर्स्ट गिव इट एज इनपुट। jQuery में सिर्फ मुझे फंक्शन में CSS का सिलेक्टर देना है, वो ऑटोमेटिकली सारे इनपुट की वैल्यूज को उठा के जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और उसमें जाके इनपुट देते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने jQuery को सिलेक्टर पास किया CSS का, और वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को उठा के लाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो सिलेक्टर लेके आओ इसकी जिसका नेम एक्स है, यानी वो सिलेक्टर
जिसका नाम एक्स है वो लेके आओ। सो यहाँ पे आप नेम की प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। जहाँ पे नेम एक्स है वो सिलेक्टर लेके, तो अब इस दफ़ा वो वही सिलेक्टर लेके आया। और अगर मैं डॉट वैल करता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो दैट इज़ मच इजियर देन वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट। और अगर jQuery पेज में एडिड है तो डॉलर के साइन पे आप लिखेंगे तो आपको अनडिफाइंड नहीं मिलना चाहिए। अगर अनडिफाइंड मिल रहा है तो इसका मतलब है उस पेज के ऊपर कहीं पे भी jQuery CDN से एडिड नहीं है। तो अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप डॉलर की जगह jQuery का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर jQuery इंक्लूडेड है, जिस तरह CDN से यहाँ मैं jQuery ऐड करता हूँ, मैं डाउनलोड पे जाता हूँ और यहाँ पे वाया CDN होगा, jQuery यूजिंग वाया CDN। CDN पर क्लिक करता हूँ। CDN का मतलब है यहाँ पे jQuery के स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं जिनको मैं विद सोर्स इंक्लूड करवा सकता हूँ। गूगल के CDN से हम jQuery ले सकते हैं और मैं ये स्क्रिप्ट उठा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं अपने फुटर में बॉडी से पहले ऐड करवा देता हूँ, तो यहाँ नहीं, स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पर, या मैं इसको ऐड करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं अगर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं यहाँ पर डॉलर लिखता हूँ तो डॉलर इज गिविंग ए फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब है jQuery इंक्लूडेड है। और जो काम मैं पहले jQuery से करा था, jQuery में मैं कह रहा था कि इनपुट वो लेके और जिसका नेम जो है दैट इज एक्स, तो मेरे पास इनपुट आ गया, उसकी वैल्यू आ गई। वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू 9 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डॉलर से रिप्लेस कर सकता हूँ। डॉलर विल गिव मी द सेम वैल्यू। अगर आपके पेज में jQuery इंक्लूडेड है तो आप jQuery की जगह डॉलर यूज कर सकते हैं। और अगर jQuery CDN कहीं पे आपने नहीं डाली स्क्रिप्ट में तो आप जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन लाइब्रेरी है, तो आप jQuery के नेम से आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो जो काम हमने पहले किया है इसी फंक्शन को अगर हम jQuery में लिखें, सम एक्स वाई jQuery करते हैं फंक्शन का नाम, क्योंकि jQuery मेरे पास ऊपर अवेलेबल है। सम एक्स वाई jQuery ये फंक्शन मैंने अपना बना दिया, jQuery मैंने यहाँ पर डाली हुई है। सो यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ, डॉलर डॉलर इनपुट नेम एक्स डॉट वैल, पूरी वैल्यू आ रही है उस स्ट्रिंग है, उसको पास कर दो। सिमिलरली इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ। वाई की वैल्यू उठाओ, दोनों को प्लस किया और यहाँ पे मुझे अब वैल्यू सेट करनी है। तो ये आप देखें वैल का फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं वैल के फंक्शन में वैल्यू दे दूंगा तो वो वैल्यू को सेट कर देगा। तो इस तरह मुझे वैल्यू सेट करनी है रिजल्ट की। मैं यहाँ पे रिजल्ट को पास कर दूंगा, ठीक है। और अब हम सम एक्स वाई फंक्शन कंसोल से कॉल करते हैं। एंड 12, ठीक है। कंसोल में आते हैं, यहाँ पे सम एक्स वाई jQuery फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ तो मेरे पास आंसर 22 आ गया। तो जो काम हमने जावास्क्रिप्ट से किया वो काम हम jQuery से भी कर सकते हैं। jQuery सिंपलर वे ऑफ डूइंग वर्क विद दैट जावास्क्रिप्ट बेसिक फंक्शंस और DOM मैनिपुलेशन थिंग्स। तो jQuery इसको आसान बनाता है। सो इतना ही फर्क है। बाकी jQuery के अपने मेथड्स हैं, इवेंट्स हैं। लाइक आपको अगर किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट की भी वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे बॉडी के सारी क्लासेस चाहिए, तो मैं डॉलर यहाँ पे लिखता हूँ, डॉलर इसमें लिखता हूँ बॉडी, मुझे पूरी बॉडी मिल गई। तो मुझे बॉडी का एट्रीब्यूट जो है, मुझे जो एट्रीब्यूट है क्लास, उसकी वैल्यू चाहिए। तो मुझे सारी क्लासेस का नाम मिल गया कि बॉडी को कौन कौन सी क्लासेस लग रही है, ठीक है।
और अगर मैं इस क्लास की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो क्लास, एट्रीब्यूट की वैल्यू दूंगा। तो अगर आप जाएंगे बॉडी में तो आपकी बॉडी में सिर्फ नो क्लास लग रहा है, बाकी सारी वैल्यूज खत्म हो गई हैं। सो जेक्यूरी इज दैट पावरफुल फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे जरा कंट्रोल ही करते हैं, नहीं चेंज हो चुकी है क्लास। सो जेक्यूरी से आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। जेक्यूरी के आपके यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं, उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। जेक्यूरी के इवेंट रेफरेंसेस हैं, सिलेक्टर्स हैं, और जेक्यूरी इज वेरी पॉपुलर थिंग इन फ्रंट एंड। एक इसकी एजेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट गिव्स यू पावर टू कॉल बैकएंड फाइल्स while being on the front end। आप फ्रंट एंड से ही बैकएंड फाइल्स को कॉल करवा के डाटा लेके पेज को चेंज करवा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जेक्यूडी लर्निंग सेंटर है, यहाँ पे जाएंगे आपको चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। आप यहाँ से सीखने चाहें, आप W3 स्कूल से सीखें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं वापस आता हूँ ऑन वर्डप्रेस प्लगइन्स कंसेप्ट। वर्डप्रेस प्लगइन्स जो हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने नाम का एक प्लगइन बनाएं। व्हाट वी हैव टू डू फॉर क्रिएटिंग अ प्लगइन इज बेसिकली क्रिएट अ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ फोल्डर। अभी जेक्यूडी का जो था वो मैंने यहाँ पे अभी क्लोज किया है। अभी मैं प्लगइन्स की तरफ आ रहा हूँ, बिकॉज पता होना चाहिए कि प्लगइन कैसे बनते हैं और स्क्रैच से किसी प्लगइन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्लगइन को बनाना है तो वर्डप्रेस के प्लगइन के फोल्डर के अंदर आप एक नया फोल्डर बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं अपने नाम का एक प्लगइन बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस प्लगइन का नाम रख लूँगा, फोल्डर का नाम वकास रख दिया मैंने। और वकास के अंदर फिर मुझे एक फाइल बनानी है जिसकी जिसका नाम होगा वकास डॉट पी एच पी। जो फोल्डर नेम है वही मेरा फाइल होगा। ये दोनों का सेम होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अंदर मुझे कुछ कुछ जो पीएचपी की जो मेन फाइल है उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आउट करने हैं स्टार्ट में, ताकि वर्डप्रेस मेरे प्लगइन को रिकग्नाइज कर सके। अब वो कमेंट्स कौन से हैं वो आप कहीं से भी पिक कर लें, वो चाहे आप वर्डप्रेस प्लगइन हैंड जो है वहाँ से पिक कर लें। वर्डप्रेस प्लगइन हैंडबुक, हाउ टू क्रिएट अ बेसिक वर्डप्रेस प्लगइन, इट गिव्स यू एवरीथिंग अबाउट दैट। सो प्लगइन हैंडबुक के अंदर इंट्रोडक्शन में आप आ जाएं। व्हाट इज अ प्लगइन, प्लगइन बेसिक्स, हाउ टू स्टार्ट अ प्लगइन, डब्ल्यूपी कंटेंट में जाएं, प्लगइन्स में जाएं, प्लगइन नेम का फंक्शन मतलब डायरेक्टरी बनाएं, फाइल बनाएं, और उसमें आप प्लगइन का नाम यहाँ पे दे दें। ठीक है, योर प्लगइन नेम। तो अगर आप यहाँ पे आके किसी और प्लगइन को देखें, जैसे मैं यहाँ पे आके किस्मत को देखता हूँ, किस्मत डॉट पी एच पी इसकी स्टार्टिंग क्लास होगी, ये वाली। यहाँ पे इसने ये प्लगइन नेम दिया हुआ है, ये प्लगइन नेम, ये प्लगइन का यूआरआई, कहाँ पे प्लगइन अवेलेबल है, प्लगइन करता क्या है, प्लगइन का वर्जन कौन सा है, ऑथर कौन है, ऑथर यूआरआई क्या है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। इसी टेम्पलेट को मैं अपने प्लगइन में कॉल कर लेता हूँ। क्लास के नाम से प्लगइन है, तो यहाँ पे हम यही चीज़ लिख लेते हैं। प्लगइन नेम में मैं दे देता हूँ वकास, यूआरआई में अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में सिंपल वर्डप्रेस टेस्ट प्लगइन। ठीक है, वर्जन 4.1.5 की जगह वर्जन 1.0। ऑथर में अपना नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, ऑथर यूआरआई में भी मैं अपना नाम दे देता हूँ। लेकिन यूआरएल में वैसे जहाँ प्लगइन जहाँ से डाउनलोड हो सकता है वो यूआरएल होता है। राइट ना मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं प्लगइन को मैंने अपलोड किया है, इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया। ठीक है, सेव करता हूँ, और अब मैं अपने जो एडमिन है उसमें लॉग इन करके देखता हूँ क्या प्लगइन अवेलेबल है। लोकल होस्ट ई कॉमर्स एडमिन। सो लेट्स गो टू प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाते हैं।
here comes our plugin name Wacas, ठीक है। a simple WordPress test plugin by Wacas, क्लिक करूंगा साइट की तरह जाएगा, विजिट प्लगइन साइट पे वही लिंक जो मैंने प्रोवाइड किया है एक्टिवेट करूंगा, तो इस टाइम इस प्लगइन को ये एक्टिवेट कर देगा। कोड बेशक ना हो, आपका प्लगइन ऐसे पड़ा हुआ प्लगइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक उस फाइल में कोड नहीं होगा तब तक ना तो उसमें कोई एरर आएगा, जब आप कोड लिखेंगे तो एरर जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट नाउ मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। सो एक बेसिक प्लगइन क्रिएट करने के लिए आपको ये दो फाइल चाहिए, प्लगइन का फोल्डर और प्लगइन के जो फोल्डर है उसी नाम से एक फाइल चाहिए। अगर दो आपने यहाँ पे वर्ड्स का प्लगइन बना रहे हैं वकास अली लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, तो फिर मैं डैश यूज करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है, documentation is create a new directory name after the plugin dash name, ठीक है। create a new file plugin dash name, ठीक है। तो आप डैश यूज करके उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज द बेसिक क्रिएशन ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट हुक्स हैं जो कि प्लगइन एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन पे चलती हैं, और वो है जी रजिस्टर एक्टिवेशन होकर रजिस्टर डीएक्टिवेशन होकर। अगर आपको किसी किस्म के डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने प्लगइन की एक्टिवेशन के ऊपर, मतलब प्लगइन कोई टेबल क्रिएट करेगा तो आप रजिस्टर एक्टिवेशन हुक के अंदर वो टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। एक इंस्टॉल फाइल में आप डेफिनेशन देते हैं और उससे आप उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। यानी प्लगइन के एक्टिवेट होने पे अगर आप कोई स्पेसिफिक काम करवाना चाह रहे हैं, आप प्लगइन की कोई सेटिंग्स पेज बनाना चाह रहे हैं, आप प्लगइन का लेट सपोज कोई पेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप एक्टिवेशन हुक में फॉर वंस वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्लगइन के लिए कोई मेन पेज बनाना चाह रहे हैं और सेटिंग्स पेज बनाना चाह रहे हैं, तो हाउ वुड यू डू दैट? उसके लिए आपको ऐड पेज का एक वर्डप्रेस प्लगइन के अंदर फंक्शन है, वो कॉल करना पड़ता है मेन फाइल के अंदर। सो लेट्स look at that function and let's add a basic page in a WordPress plugin. ये बेस्ट प्रैक्टिस हैं आपकी। एडमिन का काम एडमिन में रखें, प्लग जो पब्लिक लोगों के लिए फाइलें वगैरह पब्लिक में रखें, बाकी अपनी फाइल्स को लैंग्वेजेस अलग रखें, इंक्लूड्स फाइलें अलग रखें। फिर से जो पूरी की पूरी वो है डॉक्यूमेंटेशन आपको सारी चीज़ें बता देगी हाउ वुड यू डू समथिंग इन वर्डप्रेस प्लगइन एंड हाउ टू डेवलप इट प्रॉपर्ली। सिक्योरिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, यूज़र कैपेबिलिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हाउ वुड यू चेक परमिशंस ऑफ पीपल हु आर यूजिंग दोज प्लगइन, ठीक है। डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं प्लगइन के। सो वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ बेसिक प्लगइन नॉन एक्शंस और फिल्टर्स, कस्टम हुक्स, इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन बहुत जो है वो काफ़ी अभी बेहतर हो गई है पहले की निस्बत। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे डेवलपमेंट में ये सारा मेरे पास वेबसाइट पर ठीक आ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइंड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में टॉप लेवल मेन्यू से मुझे एक मेन्यू ऐड करना है। तो एडमिन के अंदर अगर आपको एक मेन्यू या पेज ऐड करना है, हाउ वुड यू डू दैट? ऐड मेन्यू पेज। और ऐड मेन्यू पेज ये जो फंक्शन है, इसमें आप पेज का टाइटल देंगे, कैपेबिलिटी देंगे, स्लग देंगे, फंक्शन देंगे, आइकन यूआरएल देंगे, पोजीशन देंगे, तो इट विल ऐड अ पेज फॉर यू। लेकिन ये आपको किसी हुक में ऐड करना पड़ेगा, और वो हुक कौन सी है? एडमिन मेन्यू की। जब भी वर्डप्रेस का एडमिन मेन्यू बने तब आपका ये वाला पेज ऐड होगा। सो आई एम एडिंग दिस कोड इन माई प्लगइन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड एक्शन का मतलब है कि जब भी आपका एडमिन मेन्यू चल रहा है, अब एडमिन मेन्यू आपका जब भी चल रहा है, लेट्स सपोज वी प्रिंट समथिंग देयर, प्रिंट एडमिन मेन्यू इज गेटिंग रेडी, ठीक है। एग्जिट लगाते हैं। सो लेट्स गो टू वर्डप्रेस और साइट एंड एडमिन ऑफ इट, रिफ्रेश करता हूँ। सो यू विल सी के पेज डैशबोर्ड रेडी होने से पहले ये फंक्शन चल रहा है, और हम भी चाहते हैं कि डैशबोर्ड जब रेडी होने लगे उससे पहले हमारे प्लगइन में एक पेज ऐड हो जाए। तो प्लगइन में पेज ऐड करने के लिए आपको क्या क्या करना है? आपको कुछ पैरामीटर्स देने हैं। पेज का टाइटल क्या होगा कि पेज आप ऐड कराने जा रहे हैं, उसके मेन्यू का नाम क्या होगा, मेन्यू की कैपेबिलिटी क्या होगी, मेन्यू का स्लग क्या होगा, फंक्शन आइकन वगैरह एवरीथिंग। सो पेज का नाम होगा जी
Akash Lee settings, let's suppose. I should change the name. मज़ा नहीं आ रहा है इसे. Akash Lee not so. इसको मैं चेंज कर देता हूँ. कस्टम पी प्लगइन का नाम कर देते हैं. ठीक है. कस्टम पी ही फाइल का नाम कर देते हैं. ठीक है. और कस्टम प्लगइन यहाँ पे नाम कर देते हैं प्लगइन का. और अब यहाँ पे हम कस्टम पेज कर देते हैं पेज का नाम. और मेन्यू टाइटल कर देते हैं हम कस्टम. और मैनेज ऑप्शंस का मतलब ये है कि कौन इस प्लगइन की सेटिंग्स को मैनेज कर सकता है. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन है उसके पास परमिशन होती है हर चीज़ को मैनेज करने की. तो आप एडमिन के लिए ओके रहने दें मैनेज ऑप्शंस. उसके आगे आता है जी मेन्यू स्लग. क्या होगा मेन्यू स्लग के अंदर, यानी ऊपर यूआरएल में क्या लिखा आएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ. यूआरएल में कहाँ पे कस्टम की लिखा आना चाहिए. और कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे आगे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है क्या फंक्शन रन होगा. ठीक है. क्या फंक्शन रन होना चाहिए जब ये प्लगइन चले. तो जो फंक्शन रन होना चाहिए वो ये है. ठीक है. तो कस्टम की पेज HTML ये फंक्शन कॉल होना चाहिए. ठीक है. और उसके आगे है जी आइकॉन यूआरएल. आइकॉन अगर आप देना चाह रहे हैं आइकॉन दे दिया. पोजीशन आप बाय डिफॉल्ट सेट होगी. मैं सिर्फ इतना करने लगा हूँ कि जब इस फंक्शन ये वाला पेज रन हो तो ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए. तो इसका आउटपुट हो जाए लेट्स सपोज कि ये आउटपुट दे रहा हूँ मैं. और नाउ अब मैं अपने एडमिन में जाता हूँ दोबारा रिफ्रेश करता हूँ पेज को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो विकास का जो प्लगइन था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि अब उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है. और मेरे पास कस्टम पी का प्लगइन आ जाएगा जिसको मैं एक्टिवेट करूँगा और उसमें मेरे पास एक पेज आना चाहिए. अब ये कस्टम प्लगइन आ गया. इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ. ये देखें विकास विकास डॉट हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू प्लगइन फाइल्स टू नॉट एग्जिस्ट. अच्छा अब यहाँ पे फैटल एरर आ गया. कुड नॉट एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ फैटल एरर. अब वो फैटल एरर जो है वो क्या है. वो है जी अनएक्सपेक्टेड बेसिस और लाइन नंबर 28. तो लाइन नंबर 28 यहाँ पे है. और फंक्शन को देखने के बाद प्रिंट आप इसको खत्म कर दें. प्रिंट नहीं चाहिए. और ऐड मेन्यू. दिस इज ओके. दिस वन इज ओके एंड दिस वन इज ओके. आई थिंक सो कि एग्जिट की वजह से इशू आ रहा था. रीट्राई करते हैं सभी को एक्टिवेट करने की. स्टिल फैटल एरर. Unexpected braces on line number 28. What is 28? 27, 28. या फंक्शन डेफिनेशन में आपको ये तो देना है ना. ये आप भूल रहे हैं. दोबारा एक्टिवेट करते हैं. ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो गया. जैसे ही आपका प्लगइन एक्टिवेट हो गया तो ये आपका कस्टम का प्लगइन आ गया. और अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज डिस्प्ले होगा. और यूआरएल के अंदर आपका स्लग आएगा. स्लग हमारे पास आता है जी चौथे नंबर पर मेन्यू अंडरस्कोर स्लग. तो चौथे नंबर पे कस्टम पी शुड बी योर स्लग. So it should be in your URL that is custom p or the output है that is custom page. So I can create a simple form here. I can create something whatever I want. An HTML there and I can code for it. Uh, लेकिन वो sum का जो हमने कोड किया है वो हम इधर कॉपी कर देते हैं. That sum function is custom. ये फॉर्म उठाएं. इस फॉर्म को आप उधर ले जाएं प्लगइन के अंदर. जस्ट टू शो यू. करना कुछ नहीं है हमें इसका. सिर्फ डिस्प्ले के लिए. ठीक है. इसको सिंगल कोट से स्टार्ट कर लें क्योंकि अंदर डबल कोट्स में एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं. रिफ्रेश करें.
ये आपका फॉर्म यहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले हो गया है। सो दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट क्रिएटिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स और अपनी यूज केस को देख के वो प्लगइन का पूरा कोड करते हैं। प्लगइन दो तरह से होता है, फंक्शनल अप्रोच से भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से भी बना सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक और दिस इज जस्ट अ स्टार्ट और आगे जाके आपको इसमें मजीद चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो आइकन जो है यहाँ पे वो नहीं आ रहा, आइकन मैं यहाँ से खत्म करने लगा हूँ ये वाला। तो अगर कोई डिफॉल्ट आइकन हो तो ऑटोमेटिकली आ जाए यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट में होगा। अनएक्सपेक्टेड कॉमा। नहीं, कस्टम प्लगइन डिफॉल्ट सेटिंग्स का आइकन आ गया, इस पर क्लिक करते हैं और इस पेज पर देते हैं प्लगइन अभी एक्टिवेटेड है। और इसमें मजीद आप जो कुछ कोड करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ सेव करके टीवी में रखते हैं तो लेटर ऑन हम किसी भी वर्डप्रेस पेज के ऊपर उसको फैच करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्लगइन की सेटिंग के मुताबिक अपनी हुक्स को रन करके रीडायरेक्शन लगाना चाहें कहीं पे, व्हाटएवर वी वांट टू डू वी कैन डू दैट इन दिस प्लगइन। But for that you should read the documentation once. Or best of luck for yes for the all the content that you are gonna give an exam tomorrow about that। और उसमें कंटेंट जो होगा, कल आपका जो एग्ज़ाम है 11 बजे का टाइम है, कंटेंट सारा जो हम लोग कवर कर चुके हैं उसमें से एग्ज़ाम होगा। और 20 मिनट का टाइम होगा जिसमें आपको कंप्लीट करना है। और इंटरनेट काइंडली अपना चेक कर लीजिएगा, अपने लैपटॉप की बैटरीज को चेक कर लीजिएगा। ये ना हो कि आप टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपका बैटरी आपकी लो हो जाए, नेट आपका चला जाए। सो ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क बिफोर दैट। 11 AM टेस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा, ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, 20 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना है। सो डजेंट मैटर कि आपको प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दी, आपकी लेक्चर अटेंडेंस 100% है, इस टेस्ट को आप पास करेंगे तो विल बी ग्रेजुएट, अदरवाइज नॉट। सो उसको कर लीजिएगा। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है फ्रॉम टुडेज लेक्चर आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम हियर। ये एमसीक्यू टाइप होगा। कल इंशाल्लाह फिर आप देंगे लेक्चर 11 बजे। और कल लेक्चर जो है हमारा वो नहीं होगा 9 to 11, और 11 AM शार्प आपका क्विज होगा। सो परसों इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी। इन द मीन अगर आपका क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर। जो मैं रात को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।